हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अकाउंट्स एंड टैक्स गुरुजी। यानी कि नाम से आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम लोग आपको यहाँ पे अकाउंट्स और टैक्स के बारे में चीज़ें बताने वाले हैं, और यहाँ तक कि हम इसी चीज़ को आपको समझाने वाले हैं। जितनी भी अकाउंट्स और टैक्स से लेकर जितने भी अपडेट होंगे, हम सब आप लोगों को यहाँ पे टाइमली अपडेट करते रहेंगे। और साथ में आप लोगों को जीएसटी की जितने भी फॉर्म्स हैं या अकाउंट से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स या टैक्स जितनी चीज़ें हैं, हमें आपको यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। तो जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देख लिया कि जीएसटी के बारे में आपने ये सब जान लिया, तो आप जीएसटी के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे और सेक्शन हमारा जीएसटी क्या बोलता है हमें बात करेंगे। तो अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 बात करता है कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, यानी कि कहाँ कहाँ पे इसका टाइटल क्या है, एक्सटेंड कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो पहला बोलता है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, यानी कि इस टैक्स को हम क्या बात बोलेंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलेंगे। ठीक है, और इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया में लागू होगा। उसके बाद हम बात करें तो इट सेल्फ कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब नोटिफिकेशन निकाला तो तब से ये फोर्स में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम ये तो सेक्शन 1 की बात करते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 हमारा मेनली डिफाइन करता है डेफिनेशन। सेक्शन 2 हमें बताता है सिर्फ डेफिनेशन के बारे में जीएसटी के अंदर, कि पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या होगा, सप्लाई क्या होगा, या फिर हम सब पॉइंट ऑफ सप्लाई को क्या मानेंगे, कहाँ पे मानेंगे, ये सारी चीज़ें। और मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन जो है एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि हर किसी के लिए डेफिनेशन अलग अलग रिक्वायर होगी। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जीएसटी के एक्ट में से ही आप जब गूगल करेंगे तो आपको ईजिली डेफिनेशन पता लग जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो आपको जिस पर्टिकुलर की डेफिनेशन चाहिए, आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ आपको इजीली मिल जाएगी। खैर चलिए, अभी हम बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर ऑफिसर्स कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले आता है कि द गवर्नमेंट सेल बाय नोटिफिकेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट है या तो नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, यानी कि कुछ क्लास के ऑफिसर को वो गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स, यानी कि प्रिंसिपल कमिश्नर होगा सेंट्रल टैक्स के और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स के ये लोग होंगे। और किसको हायर करेगी हमारी गवर्नमेंट, चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद करेंगे चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और डायरेक्टर को जनरल ऑफ टैक्स को। ठीक है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स, देन एडिशनल कमिश्नर और सेंट्रल टैक्स और एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और जॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स। उनके बाद आता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स। ठीक है, देन आते हैं हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स, यानी कि ये चीज़ें हैं जो ऑफिसर है आपको पता होना चाहिए। और एनी अदर क्लासेज ऑफ ऑफिसर एज इट मे डीम फिट, यानी कि और अदर क्लास के ऑफिसर भी होंगे, अगर यहाँ पे वो फिट होते हैं तो उनको भी हम यहाँ पर गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, बाय नोटिफिकेशन। देन अब प्रोवाइड क्या बोलते हैं, दैट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, ठीक है, सेल बी डीम टू बी द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो वहाँ सेंट्रल एक्साइज में अपॉइंट हुए थे उस एक्ट के तहत, उनको हम यहाँ भी अपॉइंटेड मानेंगे। चलिए, द बोर्ड में in addition to the officer as may be notified by the government under section 3 appoint such person as it may think fit to be the officer under this act, यानी कि जो बोर्ड होगा जो अपॉइंट करेगा वो अगर उनको लगता है कि जो सेक्शन 3 के अंडर जो नोटिफाई किया हुआ है, अगर उनको लगता है कोई पर्सन यहाँ फिट हुआ है तो वो इस एक्ट के अंदर उसको फिट कर सकते हैं। विदाउट द प्रिजुडिस टू दिस प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, the board may by order authorize any officer referred to in clause B A to H of the section 3 to appoint officer
of central tax below the rank of assistant commissioner central tax for the एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल टैक्स इनको हम हायर कर सकते हैं विदाउट प्रीजुडिस के। ठीक है, यह है सेक्शन 4 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, तो हमारा अगला आता है सेक्शन 5। अब बोलता है कि पावर ऑफ ऑफिसर्स अंडर जीएसटी। भैया अब आपने जब ऑफिसर आपने अपॉइंट कर लिए तो आप उनको किसी प्रकार की पावर भी देंगे। चलिए अब पावर देखते हैं हम कौन सी है। तो सब्जेक्ट टू द सच कंडीशन एंड लिमिटेशंस ऑन द बोर्ड में इम्पोज, यानी कि सब्जेक्ट को देखकर कंडीशन और लिमिटेशन दोनों लगाई जाएंगी, बोर्ड लगाएगा। एंड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स में एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज कन्फर्म्ड और इम्पोज ऑन हिम अंडर दिस एक्ट। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं जो हमारा सेक्शन 5 का सेकंड पॉइंट बोलता है, वो बोलता है कि एन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स में एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज कन्फर्ड ऑन इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स हु इज सबऑर्डिनेट टू हिम, यानी कि अगर सबऑर्डिनेट है वो तो उसके ऊपर भी ये पावर लगा सकता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट बोलता है कमिश्नर में, यानी कमिश्नर क्या कर सकता है, कमिश्नर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ ऑफ बाय हिम डेलीगेट हिज पावर टू एनी अदर ऑफिसर हु इज सबऑर्डिनेट टू हिम, यानी कि कमिश्नर यहाँ पे अपनी पावर अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन एंड appellate authorities shall not exercise this power and discharge the duties conferred or impose any other officer of central tax। चलिए ये हमने पता लगा सेक्शन 5 में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेक्शन 6 क्या बोलता है। सेक्शन 6 हमें बताता है कि ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स एज प्रॉपर ऑफिसर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। चलिए अब क्या क्या बात बताते हैं हमें सेक्शन 6, देखिए। विदाउट prejudice to the provision of this act, the officer appointed under the State Goods and Service Tax Act or the Union Territory Goods and Service Tax Act or are authorized to be the proper officer for the purpose of this act। ठीक है, मतलब ऑथोराइज्ड है बिना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑथराइज है किसके लिए, प्रॉपर ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट करने के लिए। बस क्या है कि वो यहाँ पे फिट होना चाहिए सब्जेक्ट टू द कंडीशन द गवर्नमेंट सेल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, यानी कि अगर काउंसिल रिकमेंड करती है तो वो ऑफिसर को यहाँ पे ला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बताता है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन इशू अंडर द सबसेक्शन 1। चलिए आगे बात करते हैं। अब बताता है कि पॉइंट नंबर 2 का ए बोलता है कि वेयर एनी प्रॉपर ऑफिसर इशू एन ऑर्डर अंडर दिस एक्ट, यानी कोई एक प्रॉपर ऑफिसर अगर किसी प्रकार का कोई ऑर्डर इशू करता है, ही शैल ऑल्सो इशू एन ऑर्डर अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एज ऑथराइज बाय द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एज द केस में बी अंडर इंटीमेशन टू द जुडिशनल ऑफिसर और स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स। ठीक है, यहाँ पे बता दें कि इन एक्ट के अंदर अगर आता है तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ऑर्डर इशू कर सकता है। चलिए, वेयर अ प्रॉपर ऑफिसर अंडर द स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट और द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट हैज़ initiated any proceeding or subject matter, no proceeding shall be initiated by the proper officer under this act or the same subject matter। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ क्या है, एक सेक्शन है, जो चीज़ें आपको थोड़ा सा बेसिक है पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमको डीप में नहीं जाना है कि क्यों ऐसा, आपको बस बेसिक पता होना चाहिए। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम आपको एक बार सेक्शन वाइज ले चलें, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल में चलेंगे। 175 कुछ सेक्शन है जो हमने यहाँ पे कवर करने हैं, तो 10-10 सेक्शन करके हम यहाँ पे कवर करेंगे। और साथ ही साथ इसके साथ हम अपनी वीडियोस जो हैं वो जीएसटी के अपडेट के ऊपर, या जीएसटी जो काउंसिल है वो कौन कौन से अपडेट लेके आती है, जीएसटीआर फॉर्म की अपडेट आती है, हम नोटिफिकेशन लाते हैं, हम सभी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे।
आप इन वीडियो को एज ए क्लास ले सकते हैं, जहाँ पे हम आपको चीज़ें बताएंगे और समझाएंगे। हो सकता है कि ये आपकी मदद करें किसी भी फॉर्म को फिल करने में, जीएसटी की रिटर्न फाइल करने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की, टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज। अब टैक्स लायब कैसे बनेगी, किस पे बनेगी, कंपोजिट पे और मिक्स सप्लाई कैसे करेंगे हम। तो द टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट और मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए, अ कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाई, यानी कंपोजिट सप्लाई का मतलब ही यही है कि आप उसके अंदर 2 सप्लाई हैं या उससे ज़्यादा है। वन ऑफ विच इज़ प्रिंसिपल सप्लाई, एक आपकी प्रिंसिपल सप्लाई होगी, शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई, उसको हम ट्रीट करेंगे प्रिंसिपल सप्लाई की तरह। ठीक है, फिर दूसरा बोलता है कि अब मिक्स सप्लाई कौन सी होगी, मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। जिस सप्लाई में सबसे ज़्यादा टैक्स का रेट होगा उसको हम मान लेंगे मिक्स सप्लाई। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 बोलते हैं लिवाई एंड कलेक्शन। अब सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 there shall be levied a tax called a central goods and service tax on all intrastate supply of goods और सर्विस, और बोथ सर्विस होगी या सप्लाई होगी, दोनों पर लगेगा। ठीक है, तो लेकिन किस पर नहीं लगेगा, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहल को आपको पता होगा कि अभी लिक्कर को हमने अभी भी ह्यूमन कंजम्पशन है उसको टैक्स रेट से बाहर रखा हुआ है। On the value determined under section 15 at such rates not exceeding 20%, as may be notified by the government on the recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by taxable person। यानी कि taxable person जो होगा उसके द्वारा ही पेड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या होता है आगे। ओहो, चलिए, द सेंट्रल टैक्स ऑन द लिवाई ऑफ द पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, और जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल शैल बी लिवाइड विद इफेक्ट फ्रॉम सच स्टेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे इस पर लिवाई कर सकती है गवर्नमेंंट जब काउंसिल बोलेगा तब। अभी तो ये चीज़ें बाहर हैं तो हमको बस पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता अब उसके थर्ड पॉइंट बोलता है कि गवर्नमेंट में और द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज basis by the recipient of such goods, service or both. All the provisions of this act shall apply on such recipient if he is a person liable for paying the tax in relation to the supply of goods or service or both। यानी कि गवर्नमेंट कब कर सकती है, गवर्नमेंट कब, रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, जब काउंसिल रिकमेंड करेगा तो बाय नोटिफिकेशन कैटेगरी स्पेसिफाई कर देगी, क्या कैटेगरी ऑफ सप्लाई को। ठीक है, जीएसटी के अंदर कैटेगरी ऑफ सप्लाई स्पेसिफाई कर देगी बाय नोटिफिकेशन, जब द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जब टैक्स रिवर्स चार्ज के बेसिस पे पे किया जा रहा होगा। ठीक हो गया, हम समझ में आ गया। आगे चल लेते हैं, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बता रहा है कि ये द गवर्नमेंट मे और मे रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, class of registered person who shall in respect of supply of specified categories of goods or service or both received from an unregistered supplier pay the tax on reverse charge basis as the recipient of the such supply of goods or service tax both, and all the provision of the act shall apply to such recipient if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply good or service or both। यहाँ पे बात वही हो रही कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है स्पेसिफाई कर दी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु सेल, अब जब ये तो अनरजिस्टर्ड सर्विस ले रहा होगा या सप्लाई ले रहा होगा तो वहाँ पे हम किससे लिवाई करेंगे, तो बता दिया है जो रजिस्टर्ड पर्सन वो लिवाई, उस पर लिवाई होगा अगर वो अप्लीकेबल है टैक्स पेबल के। फिर फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि द गवर्नमेंट में, ठीक है, यहाँ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगराइज ऑफ द सर्विस द टैक्स और इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सर्विस are supplied through it
and all the provision of this act shall apply to such electronic commissions operate if he is a supplier liable for paying the tax relation to the supply of the such service। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अगर बात ऑपरेटर जो है अगर इसके अंदर आ जाता है तो वो भी उसके ऊपर लाइबल होगा टैक्स पे करने के। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आप क्या बोलता है। अब सेक्शन 10 की बात करते हैं, कंपोजिशन लिवाई। अब कंपोजिशन लिवाई किसका आता है तो बताते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 and 4 of the section 9, the registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh rupees may opt to pay, ठीक है, as may be prescribed but not exceeding 1% of turnover in state or turnover in union territory in case of a manufacturer। 1% मैन्युफैक्चरर के केस में हो गया, 2.5% of the turnover in state or turnover in union territory in case of person engaged in making supply referred to clausing of paragraph 6 of schedule 2। मेकिंग इस क्लॉज के अंदर जो आ रहा है उसके अंदर 2.5% 2.5%, 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट टर्नओवर यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ अदर सप्लायर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, यदि इन दोनों के अलावा कोई है तो 0.5% कंपोजिशन उनको लगाया जाएगा। अब द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सब सेक्शन 1। अब कौन से पर्सन है जो ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल हैं? इफ़ सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 1 ही इज़ नॉट इंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस। पहली बात तो सर्विस नहीं दे रहा हो, ही इज़ नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड विच आर नॉट लिवाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, यानी कि वो किसी भी ऐसी एक्टिव में इंगेज ना हो या ऐसी सप्लाई में इंगेज ना हो जो इस एक्ट के अंदर टैक्सेबल है। ही इज़ नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि वो इंटरस्टेट भी कोई सप्लाई ना कर रहा हो। ही इज़ नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर भी नहीं होना चाहिए, तभी आप ऑप्ट आउट कर पाओगे। फिर बोलता है कि ही इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, यानी कि काउंसिल ने जो रिकमेंड किया है वो उसके अंदर मैन्युफैक्चरर भी नहीं होना चाहिए। तो ही इज़ नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी कि कैजुअल भी नहीं होना चाहिए और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं होना चाहिए, तब आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 7 हमने आगे कवर नहीं किया, वो यहाँ आ गया है पीछे, तो कोई नहीं, स्कोप ऑफ सप्लाई है वो हम उसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स, क्या क्या सप्लाई के बारे में, क्या सप्लाई क्या है इंक्लूड्स करती है, तो ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोथ सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि सब इतने नाम है ना, ये सारी चीज़ें हमारी सप्लाई हैं। ठीक है, हम मान गए। अगला बताइए, अब बोलता है कि द एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल के अलावा ये जो एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन की जाती हैं टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर पेमेंट और द अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी कि हम सप्लाई मान लेंगे अगर आपने कैश के लिए कर रखा है या इन वैल्यू और अदर वैल्यू कंसिडरेशन के लिए आपने कुछ ऐसा काम किया है, हम तब भी उसको सप्लाई मान लेंगे। ठीक है जी, मान लीजिए। हम आगे बताइए और क्या कंडीशन लगा रहे हैं आप। ये बोलते हैं कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सॉरी, मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं हम किसके लिए, कंसिडरेशन, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो। अगर कंसिडरेशन के लिए क्या है तो ठीक है, हम उसको सप्लाई मान लेंगे। द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, इसको भी हम सप्लाई मान लेंगे। चलिए आगे बताइए। फिर बोलते हैं कि वेयर सर्टेन एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट a supply in accordance with provision of subsection 1 they shall be treated either as a supply of good or supply of service as refer to schedule 2। शेड्यूल 2 को करते हुए हम इनको सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, आगे क्या बोलता है, आगे बोलते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट सबसेक्शन 1 एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, यहाँ पे हम इनको नहीं मानेंगे। ठीक है, शेड्यूल 3 वाले को।
फिर बोलता है सच एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी विच दे आर एग्री इंगेज एज पब्लिक अथॉरिटीज़ may be notified by the government or recommendation of council, treated neither as supply of goods or nor as supply of service। अगर ये चीज़ें करती हैं, अथॉरिटी करती है, तो हम इनको सप्लाई ऑफ गुड्स, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है भाई, आपने GST लिख लिया, हम पढ़ रहे हैं, वही हम मानेंगे आगे। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाई बाई नोटिफिकेशन द ट्रांजेक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड एज, यानी कि जो काउंसिल बोलेगी, जो काउंसिल रिकमेंड करेगी, उसी को ही हम मानेंगे और उसी को ही हम नहीं मानेंगे। यानी कि स्कोप ऑफ सप्लाई जो काउंसिल बोलेगी उसको मानेंगे, काउंसिल ने बोलेगी स्कोप ऑफ सप्लाई नहीं है, हम उसको मना कर देंगे। अगला क्या बोलता है, अ सप्लाई ऑफ गुड्स आर नॉट एज सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ, ठीक है, समझ गए, सप्लाई ऑफ सर्विस एंड नॉट एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, ये भी इन चीज़ों को हम स्कोप ऑफ सप्लाई में नहीं मानेंगे। ठीक है, द ऑप्शन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 एज द केस में बी सेल लैप्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन विच इज एग्रीड टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द लिमिटेड स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि जिस दिन उसका टर्नओवर क्रॉस कर जाता है उस दिन से वो इस एक्ट के अंदर आ जाएगा, तो स्कोप ऑफ सप्लाई में आ जाएगा वो भी। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन टू होम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 अप्लाई सेल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई मेड बाय हिम, नॉट सेल ही एंटाइटल्ड और टू एनी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। यानी कि क्या बोला है कि एक टैक्सेबल पर्सन जो सबसेक्शन प्रोविजन करता है सबसेक्शन 1 में, उसको बोलते हैं अप्लाई सेल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट है उससे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, सप्लाई मेड बाय हिम, क्यों, क्योंकि वो टर्नओवर एक्सीड हो गई है और वो सामने वाला पर्सन अगर रजिस्टर्ड है तो फिर टैक्स पे वो करेगा। ठीक है, और जैसे उसे सप्लाई कर दी तो वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी अब ले सकता है। अब 5th पॉइंट बोलते हैं कि इफ़ द प्रॉपर ऑफिसर है रीजन टू बिलीव दैट अ टैक्सेबल पर्सन हैज़ पेड टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 as the case may be despite not being eligible, such person shall in addition to that any tax that may be payable by him under any other provision of this act be liable to be penalty under the provision of 73 or 74 shall mutandis apply for determination of tax and penalty। यानी कि ऑफिसर को लगता है कि उसका टैक्सेबल इसमें पढ़ना चाहिए, लेकिन उसने किसी और में पढ़ दिया और किसी और सेक्शन में भर दिया है यहाँ, लेकिन बनता है यहाँ पे है, तो वो सब अप्लाई कर सकता है टैक्स और पेनल्टी। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी और हमने आपको पता ही जिस तरह से हमने क्लास के तौर पे अपने चैनल को स्टार्ट किया है। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बहुत एक लंबे समय से एक प्रोफेशनल जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे मैं टैक्स और अकाउंट्स को देखता हूँ। ठीक है, तो मेरा कोर एरिया है टैक्स अकाउंट्सिंग। तो अगर आपको हमारी वीडियो, मेरे द्वारा बनाई जो वीडियो हैं, अगर अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि मैं चीज़ें समझा पा रहा हूँ, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको और भी किसी टॉपिक पे क्लैरिफिकेशन चाहिए या आपको किसी टॉपिक पे कोई अपडेट चाहिए, कोई चीज़ समझना है, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हमारी वीडियो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।